नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सूरज। एक बार फिर से स्वागत है आपके ही अपने यूट्यूब चैनल द ब्रेडो में। और मैं फिर से हाजिर हूं आदिकाल के नए प्रश्नों को लेकर। तो दोस्तों, जैसे कि मैंने जो महामैराथन वाली वीडियो है, ये मुझे भी नहीं पता कि टोटल कितने प्रश्नों में जाकर रुकेगी, क्योंकि अभी मैंने दृष्टि खत्म करी है। अब ये कौन सी मैंने बुक पकड़ ली है, उमेश तिवारी की पकड़, वस्तुनिष्ठ पुस्तक है उमेश तिवारी की। इसके बाद टंडन की आएगी, इसके बाद प्रतियोगिता साहित्य आएगी। तो आदिकाल में हम बहुत सारे प्रश्न कर लेंगे। तो यकीनन आप जो भी वीडियो देख रहे हैं, तो पूरा वीडियो देखिए। पूरा वीडियो देखने के दो चार क्वेश्चन देखने के बाद ये नहीं सोचिए कि हमें आगे सारे क्वेश्चन, मैं यकीन से दावत से कह सकता हूँ कि बीच में ऐसे ऐसे प्रश्न हमें जरूर देखने को मिलेंगे जो हमारे लिए नए हों। तो एक बार जल्दी से वीडियो स्टार्ट करते हैं। और आपको ये प्रश्न अच्छे लगते हैं, दी गई मेरी जानकारी आपको अच्छी लगती है, तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और एक प्यारा सा कमेंट जरूर करेंगे। समय न लेते हुए ज़्यादा चलते हैं प्रश्न की तरफ। 105वां प्रश्न है, निम्न का सही मिलान कीजिए। सही मिलान, तो चर्यापद हमें पता है किसने लिखी है, सब्रपा ने। रेवंतगिरी रास, विजय सेन सूरी 1231 में लिखी थी ये विजय सेन सूरी ने। रेवंतगिरी एक जगह है, जैन तीर्थंकर के, मतलब जैन उसमें क्या बोलेंगे, पर्यटन स्थल टाइप का है वो जैनों का। तो इसी को देखकर ना 1232 में पलहड़ ने, किसने, कलहड़ मत कर देना, कलहड़ ने रास तरंगणी लिखी है। पलहड़ ने लिखी थी आबू रास। क्या लिखी थी दोस्तों, आबू रास। और आबू रास कहाँ है, माउंट आबू में। और माउंट आबू कहाँ है, राजस्थान में। राजस्थान में भी एक जगह है अरावली पर्वत श्रेणी। अरावली पर्वत श्रेणी में राजस्थान में माउंट आबू है। माउंट आबू में प्रसिद्ध जैन मंदिर है दिलवाड़ा मंदिर। दिलवाड़ा मंदिर, तो उसको लेकर दिलवाड़ा मंदिर पर ही आबू रास पुस्तक लिखी थी पलहड़ ने 1232 में। किसे देखकर, रेवंतगिरी रास को देखकर, जो लिखी है विजय सेन सूरी ने 1231 में। अगला प्रश्न देखते हैं इसमें। अरे इसमें अभी और बचे हुए हैं, गाथा सप्तशती, ये तो हाल की है प्राकृत रचना, विजयपाल रासो। ये रेवंतगिरी रास, अरे सबसे पहले देखेंगे चर्यापद किसने लिखी है, सब्रपा ने लिखी है। देखो सबसे पहले देखो, सब्रपा यहाँ भी नहीं है, सब्रपा यहाँ नहीं है, सब्रपा यहाँ नहीं है, तो आंसर बी। रेवंतगिरी रास विजय सेन सूरी ने लिखी है, विजयपाल नल सिंह ने लिखी है, गाथा सप्तशती हाल ने लिखी है, तो सही हो गया। छठा प्रश्न, 106 मतलब, भरतेश्वर बाहुबली रास के रचयिता कौन है, सुमतिगणी, जिनधर्म सूरी, शालिभद्र सूरी, स्वयंभू। तो भारतेश्वर बाहुबली शालिभद्र सूरी ने लिखी थी 1184 में। कब लिखी थी दोस्तों, ये 1184 में। और जो रास ग्रंथ होते हैं, रास ग्रंथ जो धार्मिक ग्रंथ होते हैं, रास ग्रंथ की शुरुआत करी थी उपदेश रसायन रास जिनदत्त सूरी ने। लेकिन ये अपभ्रंश में था। किस में था दोस्तों, अपभ्रंश में। और उस अपभ्रंश से हिंदी में ट्रांसलेट करने वाले रास ग्रंथ पहला ये था भरतेश्वर बाहुबली रास 1184, जो लिखा था शालिभद्र सूरी ने। और ये जो लिखा हुआ है उपदेश रसायन रास 1114 में लिखा था दोस्तों। तो उसका आंसर क्या है, शालिभद्र सूरी। वर्ण रत्नाकर के रचयिता कौन है, दामोदर शर्मा, देवसेन, रोडा कवि या ज्योतिषवर ठाकुर। ज्योतिषवर ठाकुर। मैथिल का कवि कैसे कहते हैं, विद्यापति। इन्हें मैथिल कोकिल बोलते हैं ऐसे, क्योंकि इन्होंने क्या लिखी थी, एक पुस्तक आई थी पदावली मैथिल में, और इसी के चलते इनको मैथिल कोकिल बोला जाता है।
109वां प्रश्न है, सुमेलित कीजिए। रचयिता रचना। कनकामूर मुनि, कल ही वीडियो में डाला था मैंने, कल रात ही बताया था कनकामूर मुनि करखंड चरियू की है, और उसमें इसको गलत दिया था। धनपाल ने भविष्य कथा, ये मीनाक्षी, मीनाक्षी जी को तो पता चल ही रहा होगा, धनपाल का भविष्य कथा है। आपने कमेंट किया था जैनसरी मेरे तुंग 1361 में लिखी गई है, 1361 संवत में, 1361 संवत कल ही बताया था। विद्यापति ने कीर्ति पताका 14वीं सदी में लिखी हुई है। धनपाल की 10वीं सदी की रचना है। तो कनकामूर मुनि में करखंड चरियू देखो सबसे पहले कहा गया, देखो प्रबंध चिंतामणि, प्रबंध चिंतामणि भविष्य कथा, आंसर बी हो गया। धनपाल का देखो भविष्य कथा लिखा है, ज्ञानेश्वरी मेरुतुंगा प्रबंध चिंतामणि, विद्यापति की कीर्ति पताका, तो इसका आंसर बी हो गया। हिंदी साहित्य की प्रथम रचना, श्रावकाचार, पृथ्वीराज रासो चंद छंद वर्णन की महिमा, रानी केत की कहानी, श्रावकाचार की रचना है। ये 933 की थी, अरे 933 में लिखी थी देवसेन ने। किसने लिखी थी? देवसेन ने। 250 हैं इसमें, 250 हैं, और हिंदी साहित्य की पहली रचना मानी जाती है दो। और चंद छंद वर्णन की महिमा जो ना आधुनिक हिंदी की पहली रचना है ये, खड़ी बोली में चंद छंद वर्णन की महिमा गंग कवि की थी। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने हिंदी के प्रथम कवि किसे माना है? मैं बता के आ चुका हूँ ये क्वेश्चन पहले भी। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने किसको माना? अब्दुल रहमान को। अब्दुल रहमान ने 12वीं सदी के उत्तरार्ध में और 13वीं सदी के पूर्वार्ध में एक रचना लिखी थी, संदेश रासक। कौन सी लिखी थी दोस्तों? संदेश रासक, जिसे क्या बोलते हैं? विक्रमपुर की वियोगिनी की विरह गाथा। और ये खंड काव्य था। कैसा काव्य था? खंड काव्य था दोस्तों, याद रखना। और ये पहले मुस्लिम है जिन्होंने हिंदी भाषा में रचना करी थी। अगला है भाषा सर्वेक्षण किसकी रचना है? श्याम सुंदर दास की, गिरियर्सन की, लल्लूलाल की, लक्ष्मीधर की। तो गिरियर्सन की, याद रखना इस चीज को। हिंदी भाषा का विकास जो लिखा था श्याम सुंदर दास ने लिखा था 1924 में। संगत अनुक्रम नहीं है, संगत नहीं है। डोला मारू रे दुआ भीम कवि, हमीर रासो श्रांगधर, योगचर्या डोंगीपा, नरवे बोध गोरखनाथ। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर क्या है? डोला मारू रे दुआ भीम कवि। अब याद रखना, भीम कवि ने क्या लिखी थी? डोला मारू रे दुआ लिखी है कल्लोल ने। किसने लिखी है? डोला मारू रे दुआ कल्लोल ने लिखी है, और भीम कवि ने लिखी है दवंगे पुराण। कौन सी लिखी हुई है? दवंगे पुराण भीम कवि ने लिखी है। संगत अनुक्रम, अगला प्रश्न है, संगत अनुक्रम कौन सा है? सरापा का परमात्मा प्रकाश, जो इंदु का योगसार, देवसेन का दोहा को, शालिभद्र सूर्य का वर्णन रत्नाकर। जो इंदु ने लिखी है योगसार, ये सही है। परमात्मा प्रकाश और योगसार दोनों जो इंदु ने लिखी है। तो ये परमात्मा प्रकाश भी जो इंदु की है, योगसार भी जो इंदु की है। सरापा ने लिखी है दोहा कोश। कौन सी लिखी है? दोहा कोश। हालांकि सरापा ने 32 ग्रंथ लिखे हैं, और दोहा कोश का प्रकाश संपादन किया था प्रबोध चंद्र बागची ने। किसने किया था? प्रबोध चंद्र बागची ने किया था। अब दो देवसेन जो लिखी है ना, ये देवसेन ने लिखी थी लघुनयन चक्र। ठीक है, देवसेन ने क्या लिखी है? लघुनयन चक्र लिखी हुई है। और अभी मैं तुम्हें बता के आया हूँ एक और चीज, हिंदी की पहली रचना जो थी श्रावकाचार, ये भी देवसेन की थी। अगला प्रश्न देख लेते हैं हम। योगचर्या ये सरापा की है ना दोहा कोश, तो देवसेन ने लिखी है लघुनयन चक्र। और आपका ये हो गया श्रावकाचार। और शालिभद्र सूर्य का अभी हम पढ़ के गए हैं। शालिभद्र सूर्य ने क्या लिखा था? भरतेश्वर बाहुबली रास। वर्ण रत्नाकर, ज्योतिषवर ठाकुर। अभी हम सारे ऑप्शन पढ़ चुके हैं। संगत, निम्नलिखित में से संगत कौन सा है? ज्योतिषवर ठाकुर का दर्शन सार, दामोदर शर्मा का भरतेश्वर बाहुबली, आशुक का शब्द अनुशासन, राम सिंह का पावड़ दोहा। राम सिंह ने लिखी है पावड़ दोहा।
आशुक ने लिखे चंदन वाला रास या जीव दया रास। दामोदर शर्मा की तो ये है ही नहीं, उक्ति व्यक्ति प्रकरण है दामोदर शर्मा की। भरतेश्वर बाहुबली रास अभी हम पढ़ के गए, शालिभद्र सूरी का है। ज्योतिश्वर ठाकुर, ज्योतिश्वर ठाकुर ने क्या लिखा है अभी हम पढ़ के गए हैं, वर्ण रत्नाकर ज्योतिश्वर ठाकुर की है ना। दर्शन सार किसकी है ये मुझे याद नहीं है। 116 हिंदी मुक्तक काव्य परंपरा का सबसे प्रिय छंद जो आदिकालीन साहित्य की देन है। अब ये प्रश्न जब भी आएगा ना तो बच्चे दो चौपाई और दो में ही कंफ्यूज हो जाएंगे, मैं इतना लिख के दे रहा हूँ। हिंदी मुक्तक काव्य परंपरा का सबसे प्रिय छंद जो आदिकाल साहित्य की देन है वह है दोहा। आदिकालीन साहित्य की देन। पृथ्वीराज रासो के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? इसके रचनाकार चंद्र बरदाई है, सही बात। इसमें 68 प्रकार के छंदों का प्रयोग हुआ, पिछली वीडियो में बताया हुआ है मैंने, कल ही रात बता रखा था। इसके राजा विजयपाल है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कवि, ये वाला लाइन सुनो, रामचंद्र शुक्ल, कविराज श्यामल दास, गौरी शंकर, हीरानंद ओझा, डॉक्टर बुलर आदि हिंदुआनों ने इसे सर्वदा अप्रमाणिक घोषित किया। ये वाली बात भी सही थी, ये वाली बात भी सही थी, ये वाली बात भी सही थी। असंगत कौन सा है? ये वाला असंगत है, तो उसका आंसर क्या हो जाएगा? सी। 118 प्रश्न देखते हैं। पृथ्वीराज राजों की शैली निम्नलिखित में से क्या है? डिंगल, राजस्थानी, पिंगल, ब्रज। भैया राजस्थान का जो साहित्य होता है वो 99% चांस होता है वो डिंगल हो, तो ये भी क्या हो जाएगी? डिंगल हो जाएगी। 119 पृथ्वीराज रासो के संदर्भ में कहा गया है क्या? मैंने भी बताया था जो पृथ्वीराज रासो के समय सर्ग थे उनको हम किस नाम से जानते थे। मैंने आपको कल रात ही बताया था कि इनको समय सर्गों को क्या बोलते हैं, हम क्या बोलते हैं? समय, अनुच्छेद या संदर्भ या परिच्छेद। तो इसका आंसर क्या है? समय। कितने समय सर्ग थे पृथ्वीराज रासो में? याद रखना 69, 68 छंद थे और 69 क्या है? समय सर्ग हैं। आंसर जाएगा 120 प्रश्न देखते हैं। पद्मावती समय और कयमास वध आदि किस रासो ग्रंथ में प्रसंग है? तो किसके हैं ये प्रसंग? बताओ जरा जल्दी। बीसलदेव रासो के, पृथ्वीराज रासो के, परमाल रासो के, खुमान रासो के। तो दोस्तों ये है आपका पृथ्वीराज रासो के, ठीक है। अब अगले प्रश्न की तरफ चलता है। इसमें एक चीज मुझे देखनी थी, मैं एक समय ले रहा हूँ एक प्रश्न देखने के लिए। वो क्या थी, मैं मिल गया मुझे। प्रश्न था पृथ्वीराज रासो की शैली निम्नलिखित में से क्या है? डिंगल, राजस्थानी, पिंगल, ब्रजभाषा। अब देखो ये कई सारी बुकों में डिंगल आता है, कई सारी बुकों में पिंगल दिखाता है और इसमें इसका आंसर देगा डिंगल, लेकिन इसका आंसर होना चाहिए पिंगल। याद रखना पृथ्वीराज रासो की शैली कैसी होती है? पिंगल होती है। 121 किस सिद्ध कवि की रचनाओं में रहस्य भावना की प्रधानता है? तो लुईपा की रचनाओं में रहस्य भाव की क्या होती है? प्रधानता होती है। और याद रखना लुईपा के गुरु जो थे वो थे आपके सबरपा, और सबरपा से एक चीज और याद रखना आप, लुईपा जो है ना सिद्धों में सबसे ऊंचे स्थान पर थे, इनका सम्मान सबसे ज्यादा होता था लुईपा का, इनका स्थान प्रथम था और सबसे ऊंचा था, है ना। उड़ीसा के डेंगीपा और राजा थे डेंगीपा, उनके मंत्री थे दारिकपा, ये भी क्या होते हैं? इनके शिष्य हो गए थे। आगे पढ़ते हैं। उस समय गाथा से प्राकृत का बोध होता था, वैसे ही दोहा कहने से अपभ्रंश या प्रचलित काव्य भाषा का पद समझा जाता था। कथन किस विद्वान का है? ये तो रामचंद्र शुक्ल का है। 123 प्रश्न है। विद्यापति ने कीर्ति लता की रचना किस भाषा में की है? अपभ्रंश में, भोजपुरी में, अवहट में, मैथिली में? अवहट में। याद रखना एक और चीज आ रही है, कीर्ति लता में अवहट के लिए इसने कुछ और भाषा का प्रयोग भी किया था। अपभ्रंश के लिए इसने शायद अपने भाषा के लिए इसने कहानी शब्द का भी प्रयोग किया हुआ है। मैं 1 मिनट लूंगा आपका और आपको इसका डाउट क्लियर कर दूंगा, क्योंकि अभी ये नेट पर पूछा गया दोस्तों, है ना।
तो इसको हम देख ही लेते हैं। अगर मैंने लिखा हो तो नूर मोहम्मद आ गया इसमें लिखा हुआ, लेकिन पद्मावत थोड़ा सा 1 मिनट लगेगा, हमें माफ़ी चाहूँगा मैं। लेकिन मेरे एक ऐसा होता है ना, जब भी मैं कोई चीज़ प्रश्न देखता हूँ तो मेरा मन करता है कि उसमें मैं ज़्यादा से ज़्यादा आपको जानकारी दे सकूँ, और वो मेरे दिमाग से हट रहा था, तो इसीलिए मैं थोड़ा सा पीछे की तरफ जा रहा हूँ, अपना नोट्स देख रहा हूँ 1 सेकंड के लिए, जिसमें मैं आपको बता सकूँ ढंग से। एक मिनट। मैथिली वर्णाकर उपयुक्ति प्रकरण, खुसरो, कीर्तिलता, कीर्तिलता ये रहा, कीर्तिलता, हाँ भाई कीर्तिलता कहानी का है। कीर्तिलता ना अपनी इस कीर्तिलता रचना को कहानी का है, याद रखना इस चीज़ को। 124वां प्रश्न बन रहा हमारा। निम्न रचनाओं को काल क्रम के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। कुलवे नंद 9वीं सदी की रचना है। राहुलवेल 10वीं सदी की रचना है। कीर्तिलता 14वीं सदी की रचना है। उक्ति व्यक्ति प्रकरण 12वीं सदी की रचना है। अब लगा लेंगे। सबसे पहले देखो, कुलवानंद, राहुलवेल 10वीं, उक्ति, ये इसका आंसर है बी। सिद्धों की साधना शून्य का पूरक तत्व क्या है? वज्र, अग्नि, चित्र, ज्ञान। तो ज्ञान होता है। आदि काल को बीज वपन काल किसने बोला है? तो महावीर प्रसाद द्विवेदी ने। और इन सब की डिटेल अगर पढ़नी है तो मेरी यूट्यूब चैनल में जाएंगे, प्लेलिस्ट खोलेंगे आदिकाल की, और वहाँ से आप क्लियर कर सकते हैं। और ये प्रश्न आपको अच्छे लग रहे हैं, और मैं जो आपको ये क्लियर करके दे रहा हूँ हर पॉइंट को, हर ऑप्शंस की मैं थोड़ी थोड़ी आपको जानकारी देके जो चल रहा हूँ। अगर ये चीज़ें आपको अच्छी लग रही है तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, है ना, और एक प्यारा सा कमेंट जरूर करेंगे। 27, आत्मबोध किसकी रचना? ये तो हम पहले ही बता के आ चुके हैं, गोरखनाथ की है। अपभ्रंश भाषा में दव्य सहाय प्रयास काव्य ग्रंथ रचना करने वाला कवि कौन है? लक्ष्मीधर, हेमचंद्र, देवसेन, शालिभद्र सूरी। हालांकि देवसेन भी आता और देव शब्द का एक शिष्य था माइल धवल, माइल धवल धवल, ये इसकी रचना थी, दव्य सहाय प्रकाश माइल धवल की, है ना। तो इसमें ऑप्शन नहीं है, तो इसलिए देवसेन चले आ रहा क्योंकि इनके गुरु थे, और माइल धवल को ही लघु देवसेन भी कहा गया है। ये जो प्रश्न है ना दोस्तों, ये बहुत मेन प्रश्न है, लेकिन इसका आंसर इसने ना प्रश्न में ही क्लियर कर दिया कि कोसा, वैश्या और स्थूल भद्र की कथा किस ग्रंथ में है। अधिकतर ये प्रश्न आता है सिर्फ कोसा नामक वैश्या, कोसा नामक वैश्या के साथ भोग में लिप्त रहने वाले राजा का संबंध किस ग्रंथ से है, इस तरीके से प्रश्न बनता है। या कोसा नामक वैश्या किस ग्रंथ की नायिका है, इस तरीके से प्रश्न बनता था। लेकिन इसमें क्या बोला? कोसा और वैश्या स्थूलभद्र की कथा किस ग्रंथ में वर्णित है? तो हमें साफ पता चल गया है स्थूलीभद्र, क्योंकि स्थूलभद्र का नाम आया तो स्थूलीभद्र हो गया। जिंदर में सूर्य की रचना थी ये। चंदन वाला राग अशोक ने लिखी हुई है। नेमिनाथ राज किसने लिखी है? सुमति गढ़ी ने लिखी है। कछुली प्रज्ञा तिलक ने लिखी है। ठीक है दोस्तों, इधर देख लो आप। 1209 चंदनबाला रास लिखी है 1200 में। नेमिनाथ लिखी है 1213 में। कछुली रास लिखी है प्रज्ञा तिलक ने 14वीं सदी में। याद रहेगा। स्थूलीभद्र रास जिंदर सूरी की है 1209 में, जिसको गिरियर्सन ने जीर्णधाम बोला है। याद रखना, जीर्णधाम। गिरियर्सन ने जिंदरम सूरी के लिए क्या नाम शब्द प्रयोग किया था? जीर्णधाम। चंदनबाला अशोक ने लिखी है 1200 में। नेमिनाथ रास सुमति गण की है 1213 में। कछुली रास 14वीं सदी में। नाथों की संख्या कितनी मानी गई है? ये तो 9 मानी गई है। नाथ पंथ या नाथ संप्रदाय के सिद्धांत सिद्ध मार्ग, योग मार्ग, योग संप्रदाय, अवधूत मत एवं अवधूत संप्रदाय नाम से भी प्रसिद्ध है। यह कथन किसका है? नाथ या नाथ संप्रदाय के जो सिद्ध मत थे उस ये इतने इतने नामों से जाना जाता है। ये किसका कथन था? हजारी प्रसाद द्विवेदी का। 132वां प्रश्न आ रहा है। निम्नलिखित में से कौन सी रचना आदिकालीन लौकिक साहित्य की श्रेणी में नहीं रखी जाती है? निम्नलिखित में से कौन सी रचना
आदिकालीन लौकिक साहित्य की श्रेणी में नहीं रखी जाती है। डोला मारो रे दोहा, राउलवेल खुसरो की पहलिया दोहा कोश, क्योंकि धार्मिक रचना थी, लौकिक साहित्य नहीं था एक प्रकार से। और ये बहुत अच्छा प्रश्न है दोस्तों, ये आ गया ना तो अच्छे खासा आदमी वहाँ पे कंफ्यूज हो जाएगा। रासो ग्रंथ की भाषा होती थी प्राकृत, अपभ्रंश डिंगल पिंगल। रासो राजस्थानी राजाओं का जो वर्णन होता था तो डिंगल पिंगल में होता था। नल सिंह ने क्या उनसे लिखी है, विजयपाल रासो लिखी है। बौद्ध धर्म के किस तत्व का प्रचार अर्थ सिद्धों ने लोक भाषा में साहित्य रचना नहीं है, बोल रहा है। बौद्ध धर्म के किस तत्व के प्रचार अर्थ सिद्धों ने लोक भाषा में साहित्य रचना नहीं करी, सॉरी लोक रचना की। वज्रयान, महायान, हीनयान, दुखवा तो वज्रयान। किस ग्रंथ में दोहद कामना का प्रसंग वर्णित है? बीसलदेव रासो, करकंडचर्यों, रावल पदावली। तो ये करकंडचर्यों में दोहद कामना, करकंडचर्यों। असंगत चुनो, श्रावकाचार, दोहा कोश का सरपा, योगसार का जो हिंदू, प्रपंच, पंच पांडव चरित्रा, ज्योतिषवर ठाकुर। तो इसका क्या आंसर? असंगत। कौन सा असंगत है? श्रावकाचार्य देवसेन ने तो लिखी है भाई, दोहा को सरापा की तो है, योगसार जो हिंदू की तो है, पर पंच पांडव रचितराज ज्योतिषवर ठाकुर की नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो पंच पांडव रचितराज है किसकी? शालिभद्र सूरी की, द्वितीय। 1350 की है ये, प्रथम ऐतिहासिक राज ग्रंथ है ये। सुमेलित कीजिए। भूकर्मा परिक्रमा विद्यापति की है। राहुल वेल तो पता नहीं कितने बार रोड़ा कवि की है। पद्मनि चरित्र, देखो भू परिक्रमा, पद्मनि चरित्र लाल चंद लाल सॉरी लाल चंद की, और हरिचरित्र लालच दास की। तो भू परिक्रमा सबसे पहले हमने देखेंगे, भू परिक्रमा विद्यापति की तो लालच दास, रोडा और लालच दास। तो विद्यापति, राहुलवेल रोडा कवि, पद्मनि चरित्र लालचंद, हरिचरित्र लालच दास। एक सौ उनतालीसवां प्रश्न देखते हैं, सही मिलान करना है। गोरखनाथ ने क्या लिखी है? गोरख बोध लिखी है। सुमति गणी ने क्या लिखी है? नेमिनाथ रास लिखी है। डोम्बिपा की याद आ गई, योगचर्या, ये दो सुकने। तो इसके अनुसार गोरखनाथ ने, देखो गोरख बोध है, तो इन दो में गोरख बोध आया है, तो ये कट हो गया और ये कट हो गया, तो इन दो में से एक आंसर है। सुमति गणी, नेमिनाथ रास, तो देखो दूसरे नंबर पर नेमिनाथ रास इसमें आ गया, तो ये भी हमारा कट हो गया। आंसर हमारा हो गया सी। दोहा, दोहा जिस प्रकार अपभ्रंश भाषा से संबंध है, उसी प्रकार गाथा या गाहक का संबंध किस भाषा से है? प्राकृत से है ना। सर्वाधिक चरित्र काव्य किस साहित्य में रचा गया? तो देखो इधर मीनाक्षी, आप वीडियो मेरी कंटिन्यू देखते हो, मुझे अच्छा लगता है काफ़ी। तो मीनाक्षी ये बताइए, चरित्र काव्य किस साहित्य में सबसे ज़्यादा लिखे गए हैं? और इसमें आपका गलत नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये चीज़ें मैं आपको बता चुका हूँ ढंग से, बहुत अच्छी तरीके से। जैन साहित्य, नाथ साहित्य, सिद्ध साहित्य, रासो साहित्य। तो सर्वाधिक जैन साहित्य है ना। तो जैन साहित्य की सर्वाधिक लोकप्रिय शैली जो थी ना, वो रास थी। रास है ना, रास पद्धति थी लोकप्रिय वाली। लेकिन वो बोला सबसे ज्यादा चरित्र काव्य किस साहित्य में रचा गया था? तो जैन साहित्य में। 42, अपभ्रंश व्याकरण के रचयिता कौन है? तो हेमचंद्र, क्योंकि इनको तो अपभ्रंश का पाणिनि बोला जाता है, हेमचंद्र को। हेमचंद्र का कार्यकाल 1088 के समथिंग, याद रखना। शब्द हेमचंद्र शब्द अनुशासन लिखा है इसने, कुमारपाल चरित्र लिखा है इनने, और आपका अपभ्रंश व्याकरण लिखा है इन्होंने।
अगला प्रश्न है, सहजिया संप्रदाय के प्रवर्तक कौन था? सहज ना, ये सरहपा, क्योंकि सहजिया को बोलते हैं ना सहज। सहजिया का मतलब पता क्या है? सहज भाव से, प्रकार से, मतलब मोक्ष प्राप्त करना एक प्रकार से। तो आपका आंसर है सरहपा। शिलांकृति कृति राउलवेल के रचयिता कौन है? ये तो हमको सबको पता है, रोडा कवि है, 10वीं सदी की थी। चंपू काव्य है, पहली शिलांकृति करती है, पहली नक्शिक रचना है। 7 बोलियों के शब्द इसमें हमें मिलते हैं, मैं आपको बता चुका हूँ 7 या 8, लेकिन कंफर्म हो चुका है 7 बोलियों के इसमें क्या होता है, शब्द मिलते हैं। विद्यापति की प्रसिद्धि का प्रमुख आधार कौन सा है? ये कोई बात नहीं हुई, ये तो बेसिक हो चुका है, पदावली। अभी बता के गया हूँ इनको कि मैथिली कोकिल बोला जाता है, मैथिली की थी और सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध थी, इनको इसका प्रसिद्धि का आधार माना जाता है। 46वां प्रश्न आ रहा है, 144वां। आदिकाल में खड़ी बोली वज्रभाषा अरबी वज्रनी ब्रजभाषा अरबी फारसी में रचना करने वाला एकमात्र कवि कौन है? तो ये अमीर खुसरो है। 147वां प्रश्न देखते हैं, कीर्तिलता कीर्ति पताका गंगा वाक्यवली रचना किसकी है? तो अभी बता के जाए विद्यापति की है। सरहपा की सर्वाधिक प्रसिद्धि रचना कौन सी? सरहपा की दोहा कोश। टोटल इन्होंने 32 लिखी थी। दोहा कोश का प्रवचन प्रबोध चंद्र बागची ने किया हुआ है, याद रखना इस चीज को। सिद्ध कवियों ने अपनी रचनाओं में अपने सिद्धांतों के प्रतिपादन अर्थ जिस गूढ़ व प्रतीकात्मक भाषा को अपनाया हुआ है, संध्या भाषा। मुनि अदेवज्र और मुनिजीन ने इसका क्या रखा था? अदेवज्र और मुनिजीन ने इनकी भाषा को संध्या भाषा बोला था। 150वां प्रश्न देखते हैं, सिद्ध व नाथ साहित्य का विषय व सिद्ध व नाथ साहित्य का विषय व शैलीगत पर्याप्त प्रभाव परवर्ती किस काल के साहित्य पर परिलक्षित होता है? तो भक्ति काल में। भक्ति काल में संत काव्य, जो संत आए थे उन पर जो प्रभाव पड़ा था वो सिद्ध और नाथों को ही पड़ा था। ऐतिहासिक तथ्य और साहित्यिक सत्य अनुसार पृथ्वीराज रासो पर किसने आक्रमण किया था? ये मोहम्मद गौरी ने किया था कायदे से पृथ्वीराज चौहान पर। देखो, तराइन का प्रथम युद्ध, ऐतिहासिक दृष्टि से बता रहा हूँ, तराइन का पहला युद्ध हुआ था 1191 में, जिसको पृथ्वीराज चौहान ने जीता था। तराइन का दूसरा युद्ध हुआ था 1192 में, जिसमें पृथ्वीराज की हार हुई थी। गौरी इनको पकड़ के ले आते हैं अपने साथ, और गौरी ने 1194 में ही चंदावर का युद्ध किया था। किसके साथ? जय सिंह के साथ। जय सिंह कौन था? पृथ्वीराज जो चौहान है उसका ही एक प्रकार से मौसेरा भाई था, उसके साथ क्या था। 152वां प्रश्न है, रचना और रचनाकार। तो डोला मारू रे दुहा, कल ही क्वेश्चन, कल रात ही बता के आया हूँ मैं क्वेश्चन, ये है ना, कल रात ही बताया था या अभी बता के आया हूँ। डोला मारू रे दुहा किसका है? कल्लोल का है। नरवे बोध किसका है? गोरखनाथ का है। हमीर रासो किसने लिखी है? श्रांगधर ने लिखी है। खालिक बारी किसकी है? अमीर खुसरो की है। तो डोला मारू रे दुहा कल्लोल, तो कल्लोल वाला ऑप्शन देखो, श्रांगधर नहीं बना है, गोरखनाथ नहीं बना है, ये नहीं बना है। तो हमें पता है भाई, डोला मारू रे दुहा कल्लोल ने लिखी है। नरवे बोध देखो गोरखनाथ ने लिखी है। हमीर रासो देखो श्रांगधर ने लिखी है। खालिक बारी देखो खुसरो ने लिखी है। तो इसका आंसर क्या हो गया? बी आंसर हो गया इसका सही। तो दोस्तों, अगर आपको दिए गए प्रश्न में जानकारी अच्छी लगी है तो प्लीज़ आप मेरी वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और एक प्यारे से कमेंट करेंगे। तो दोस्तों, लाइक तो कर ही देना यार, इसमें इतनी मेहनत लगती है और आप खुद ही देख रहे हैं कैसे कैसे हमें प्रश्न मिल रहे हैं। और मैं सिर्फ प्रश्नों के सिर्फ उत्तर बता के नहीं चल रहा हूँ, आप लोग सभी देख रहे हो, चारों ऑप्शन मिल रहे हैं, तो चारों ऑप्शन की जानकारी दे के चल रहा हूँ। यूजीसी नेट का एग्जाम तभी हमारा क्रैक होगा दोस्तों, जब हम 4 ऑप्शन को भी ढंग से पढ़ के चलेंगे। क्योंकि हम कभी कभार क्या पढ़ रहे हैं, जब ऑप्शन को देख रहे हैं और ऑप्शन से ही जो अगला प्रश्न उन ऑप्शन से जब बन रहा है, तो मैं आपको वहीं पे क्लियर करके चल रहा हूँ, तो हमें पता चल जा रहा है अरे वाह, इसको तो हम पढ़ के आए थे। तो दोस्तों, फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, तो अगर अच्छी लग रही है वीडियो तो प्लीज़ लाइक करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू। तो सुबह मेरी पहली वीडियो 8 बजे तक और रात में एक वीडियो मेरी 8 बजे तक आ जाती है, और दिन में भी अगर मैं डालना चाहूँगा तो 12 से 1 बजे के बीच, तो मतलब मेरी टाइमिंग रहेगी 8 1 8। ठीक है दोस्तों, तो आप भी तैयार रहिए।